अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़। आज का हमारा टॉपिक होगा इन्वेंशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और नंबर 2 पे होगा कि हाउ टू यूज़ द एंटीबायोटिक्स, एंड नंबर 3 हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। तो व्यूअर्स, पहले भी मैंने एक वीडियो इसी टॉपिक पे लोड की थी, वो इंग्लिश में थी, तो आज मैं उर्दू में कर रहा हूँ ताकि सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। तो सबसे पहले ये है कि इन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो इन्वेंशन व्यूअर्स, एंटीबायोटिक की इन्वेंशन हुई थी 1928 में, और ये एक लंदन में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अलेक्जेंडर, तो उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। एक्चुअली वो ये भी एक्सीडेंटली इन्वेंट हुई थी, वो कुछ और कर रहे थे तो ये एंटीबायोटिक बन गई। और सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी। तो सबसे पहले जो इन्वेंशन एंटीबायोटिक की है वो पेनिसिलिन की है 1928, और उसके बाद फिर ये कुछ अर्सा इसके ये ट्रायल पे चलती रही। ट्रायल के बाद फिर इसको रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद ये इससे फिर लोग मुस्तफ़ीद होते रहे, लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद फिर आजकल तो हर मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक से आगे चल के उसमें बात करेंगे कि किस किस टाइप के एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास। तो दूसरा ये है कि इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि एंटीबायोटिक जो है वो एक तो ये एक स्ट्रांग मेडिसिन है, बहुत स्ट्रांग मेडिसिन है, जो कि बैक्टीरिया को और पैरासाइट्स को मारती है, उसको किल करती है। और उसके बाद जो बैक्टीरिया और पैरासाइट्स होते हैं जो हमें बाहर से मिलते हैं या बाहर से हम किसी इन्फेक्शन की सूरत में हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, तो उसको कंट्रोल करती है और उसकी ग्रोथ को भी रोकती है। तो ये एंटीबायोटिक एक स्ट्रांग किस्म की सब्सटेंसेस होती है, और जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है। और उसके बाद हमें जो इन्फेक्शन होता है या जो बैक्टीरिया होता है उसके मुकाबले में भी ये लड़ती है, जो उससे फाइट करती है और उसे किल करती है। एंड उसके बाद जो बैक्टीरिया मर नहीं सकते या मरते नहीं है, पर उनकी ग्रोथ जो है ना वो रोकती है जिसम में, ताकि वो इन्फेक्शन बड़े ना होकर उससे उसके बाद इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो इसके अलावा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा ज़रूरी मसला है, जिसको कि हम बहुत जो कॉमन लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो इसको नहीं समझते, और उसकी वजह से हमें बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। तो एंटीबायोटिक एक तो ये है कि इसको जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में होता है, तो हॉस्पिटल में चूँकि डॉक्टर्स उनको पता होता है कि हाउ टू यूज़ द एंटीबायोटिक, एंड वो इसको कोर्स की सूरत में इस्तेमाल कराते हैं। और हॉस्पिटल में इंजेक्शन फॉर्म में ज़्यादा इस्तेमाल होती है एंटीबायोटिक, चूँकि वहाँ अगर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट और प्रॉब्लम हो तो फिर उसको डॉक्टर जो है ना वो देखते हैं और उसको फ़ौरन ट्रीट करते हैं। तो एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन फॉर्म में है, जो वो हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए, हॉस्पिटल से बाहर घर में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट हों तो फिर वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और लाइफ थ्रेटन होते हैं। तो वो उससे बचने के लिए हमें सेफ़ एंटीबायोटिक, सेफ़ रूट ऑफ एंटीबायोटिक वी हैव टू यूज़। एंड इसके अलावा जो घर में एंटीबायोटिक लोग लेते हैं या एज ए आउट पेशेंट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लेते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो चूँकि इसके बारे में मालूमात नहीं होती, और लोगों को वो क्या करते हैं कि 1-2 दिन एंटीबायोटिक खाने के बाद उनकी तबीयत समझ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, सिम्टम कम हो जाते हैं, तो वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअली जो बैक्टीरिया है
या जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अभी तक आपके जिस्म में होता है और वो जाता नहीं है या वो मरता पूरे तौर से नहीं है, तो उसके बाद वो रीअक्योर होता है और उसके बाद वो आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो उसको और बढ़ा देता है। इसलिए अब दोबारा इसका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वही एंटीबायोटिक आपने 2 दिन खाई और तो उसके बाद आपने छोड़ दिए, तीसरे दिन में चौथे दिन फिर याद आई फिर आपने खाई, तो वो आपकी एंटीबायोटिक दोबारा आपकी काम नहीं आएगी और वो आपको वो रेजिस्ट करेगी। आपका जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है वो उसको रेजिस्ट करेगा और उससे वो मरता नहीं है, और मरता नहीं है तो फिर आपके जो कॉम्प्लिकेशन है वो बजाय कम होने के बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए एंटीबायोटिक के लिए लाजमी है, ज़रूरी है कि इसको कोर्स के तरीके से लिया जाए, और इसका जो मिनिमम कोर्स है वो 3 दिन का है, उसके बाद 5 दिन का है, 7 दिन का है, 10 दिन का होता है। ये डिपेंड करता है कि कितने के कॉम्प्लिकेशन कितनी है, या बीमारी के हिसाब से भी डॉक्टर जो है ना उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और बाज़ बीमारियों में तो ये लॉन्ग टाइम के लिए भी इस्तेमाल होती है एंटीबायोटिक। और इसको जो घरों में जो लोग लेते हैं उनके लिए ये है कि उनकी मालूमात के लिए ये ज़रूरी है कि उनको जो जब भी एंटीबायोटिक लें तो एंटीबायोटिक का कोर्स लाजमी वो कंप्लीट करें, कम से कम 3 दिन, नहीं तो 5 दिन, नहीं तो 7 दिन, जैसे कि डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, और वो उसको इस्तेमाल करें। और इसके अलावा भी जो कुछ लोग तो खुद भी एंटीबायोटिक को लेके इस्तेमाल करते हैं, उनको करनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोर्स के साथ करनी चाहिए। अगर कोर्स बीच में तोड़ेंगे तो फिर वो एंटीबायोटिक आपको दोबारा फ़ायदा नहीं करेगी, फिर आपको कोई और एंटीबायोटिक शुरू करनी पड़ेगी जिससे आपका प्रॉब्लम या आपका जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक जब भी इस्तेमाल करें, जब भी आप इसको यूज़ करें या जब भी ये ज़रूरत है, तो फिर इसको कोर्स के ज़रिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे 1 आध दिन 2 दिन लेके फिर छोड़ देना, फिर शुरू कर देना, तो इससे फिर बीमारी बढ़ती है, बल्कि ये और भी बहुत सारी प्रॉब्लम करती है जिस्म में। तो लिहाजा इसको कोर्स की भी हिसाब में लेना चाहिए और कोर्स से हटके नहीं लेना चाहिए। एंड इसके अलावा जो हमारे इसके साइड इफ़ेक्ट है, तो नाज़रीन साइड इफ़ेक्ट इसके बाज़ दफ़ा बहुत सीवियर भी होते हैं और इसके माइनर साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, एब्डोमिनल पेन हो गया, और उसके बाद बाज़ दफ़ा डायरिया हो जाता है। तो ये सारे माइनर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये वक्त के साथ चले जाते हैं, मतलब बीइंग टाइम होता है, उसके बाद ये कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत सीवियर होते हैं, और ख़ासकर जो हमारी पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन के बहुत ज़्यादा ही सीवियर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लिहाजा पेनिसिलिन को भी चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद लेना चाहिए, बगैर टेस्ट के नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा और भी जो भी एंटीबायोटिक है, बहुत सारी एंटीबायोटिक आजकल तो बहुत सेफ़ एंटीबायोटिक भी आ गई हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एंटीबायोटिक ऐसी होती है कि जिससे सीवियर किस्म का की एलर्जी होती है या सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उनमें एक पेशेंट एनाफाइलेक्टिक के शॉक में चला जाता है, या उसको चक्कर आके गिर जाता है, उसको फिर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। तो इन सारी सूरतों में पेशेंट के ये लाइफ थ्रेटन प्रॉब्लम है। उसके बाद हाथ पाँव और मुंह पे लिप्स जो है ना वो स्वेलिंग शुरू हो जाती है, मुंह पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, और इसके अलावा जो है स्किन रशेज शुरू हो जाते हैं और ख़ारिश वगैरह भी शुरू होती है। तो ये सारी कंडीशन जो है ये इसको अटेंड करने के लिए या इसको टैकल करने के लिए आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, और आपको फ़ौरन हॉस्पिटल को अप्रोच करना चाहिए या किसी डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, ताकि ये आपके लाइफ का कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। एंटीबायोटिक से आजकल बहुत सेफ आ रही, और आजकल जो एंटीबायोटिक हैं वो पहले तो शुरू में पेनिसिलिन आई, फिर पेनिसिलिन में से 3-4
किस्म की 5 किस्म की पेंसिलिन आ गई है, एम्पिसिलिन हो गया, क्लाक्सासिलिन हो गया, एमॉक्सिलिन हो गया, तो इस तरह की और भी बहुत सारी है। उसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक थी, उसके बाद सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक आ गई, तो वो मॉडिफाइड करके फिर सेकंड जनरेशन आ गई, उसके बाद थर्ड जनरेशन आ गई। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना 4th जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक भी चल रही है और वो भी है। तो ऑलमोस्ट इस वक्त कोशिश यही करते हैं कि जी ऐसी एंटीबायोटिक हो कि जो हार्मफुल ना हो, और उसके लिए हमारे साइंटिस्ट जो है ना वो तजर्बात करते रहते हैं और चलता रहता है। तो इसके लिए यह है कि एंटीबायोटिक को सेफ तरीके से लेना चाहिए, और जब इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या इसके कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, ताकि ये आपकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना हो। इसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, आपका सांस रुक सकता है, और उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जिसम में अफेक्टिव होती हैं अगर इसका इसके साइड इफेक्ट हो या इसकी एलर्जी हो जाए तो इसलिए। और फिर अगर कभी किसी को इस किस्म की किसी भी एंटीबायोटिक से अगर एलर्जी है तो आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप ज़रूर बताएं कि जी मुझे फ़लाँ एंटीबायोटिक से या फ़लाँ मेडिसिन से मुझे एलर्जी है, ताकि वो डॉक्टर आपके लिए वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, तो और सेफ मेडिसिन आपके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो ज़रा डॉक्टर को नहीं पता होगा कि कौन सी मेडिसिन आपको एलर्जी करती है, कौन सी मेडिसिन आपको प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए जो भी किसी को भी अगर कोई किसी भी मेडिसिन से अगर कोई एलर्जी है, मेडिसिन आज सारी की सारी मेडिसिन है, उसमें किसी न किसी मेडिसिन से किसी न किसी आदमी को एलर्जीज भी होती है। तो वो इस किस्म की कोई एलर्जी हो तो आप डॉक्टर को, जब आप कभी आप डॉक्टर के पास आना पड़े तो डॉक्टर साहब को ज़रूर बताइए कि जी हमें फ़लाँ मेडिसिन से एलर्जी है, और वो ताकि फिर आपकी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, कोई और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो बस आज हमारा यही टॉपिक था, इसी पे हम ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, अगर इससे आपको कोई मालूमात हुई हो या आपके नॉलेज में इजाफा हो, और अगर आपको कोई फ़ायदा हो तो उस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। और थंब आइकॉन घंटी का जो निशान है उसको भी दबाएं और उसको भी ना भूलें, ताकि आइंदा हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। मेरा जो ये इस किस्म की वीडियो बनाने का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ इसलिए है कि लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस मिले, ताकि लोग सेफ साइड रहें और बीमारी से बचे रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।